हेलो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2 दिसंबर 2022 को इवनिंग में ये एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दिया, जिसका बहुत दिनों से वेट था। हालांकि इससे रिलेटेड एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन कहीं रोजगार समाचार से निकल चुकी थी, बट तब तक ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरी डिटेल नहीं आ जाती है। तो ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2022 से। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स की है, टीचिंग की है, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है इन सब की वैकेंसीज निकली हुई हैं। यानी कि जो क्लरिकल स्टाफ है उसकी वैकेंसीज, टीचिंग यानी कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की, और जो ऑफिसर्स हैं यानी कि वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, उससे ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। फिलहाल आगे के पार्ट को हम देख लेते हैं। फिलहाल असिस्टेंट कमिश्नर की है, इसमें डिप्टी कमिश्नर की नहीं है। यहां पर हम बात कर लेते हैं, मेनली हमें आज बात करनी है पीजीटी बायोलॉजी के रिलेशन में। यहाँ पर पीजीटी बायो की पोस्ट के बारे में बताया गया है। बायोलॉजी की टोटल 151 पोस्ट है, जिनमें से 63 अनरिजर्व्ड है, 40 ओबीसी के लिए है, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, एससी की 22, एसटी की 11, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 15% सीट्स हैं। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 सीट, यानी कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई सीट नहीं है। विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए भी कुछ नहीं है। और हेयरिंग हैंडीकैप्ड यानी कि जिनको कान से अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देता है, उनके लिए भी पार्टिकुलरली कोई पोस्ट यहां पर नहीं रखी गई है। क्लियर है ना? आगे के पार्ट को यहां पर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ थोड़ा बहुत चलते हैं। अगर पे स्केल की हम बात करें, जितनी भी पीजीटी किसी भी पोस्ट की बात करें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो हमेशा पे लेवल 8 पे रहते हैं। और इस लेवल पे जो लोग होते हैं उनका पहली सैलरी का मिनिमम बेसिक 47,600 होता है, जबकि जो मैक्सिमम बेसिक है, यानी कि पीजीटी लेवल पे कितना भी पुराना सीनियर टीचर होगा उसका मैक्सिमम बेसिक कितना होगा? 1,51,100 रुपीज, यही बेसिक हो सकता है। क्लियर है ना? आपको जो सैलरी पहली सैलरी मिलेगी, मैं अपनी सैलरी स्लिप अपलोड कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं 47,600 के साथ साथ जो डीए लगता है और कुछ अदर एचआरए वगैरह जो होता है वो मेंशन होता है, तो वो सैलरी टोटल बनती है जाकर के। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। क्लियर है ना? और ये 40 ईयर कब होनी चाहिए? यानी कि जो एडवर्टीजमेंट है उसमें 26/12/22 को क्राइटेरिया माना है। यानी कि जो एलिजिबिलिटीज हैं वो आप 26/12 को फिल करते होने चाहिए। क्लियर है ना? आप तभी एलिजिबल हैं। जैसे सपोज आपने मास्टर्स कर रखा है और बीएड चाहिए आपको पीजीटी बायोलॉजी के लिए, तो अगर 25/12/2022 को आपका रिजल्ट बीएड का आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं। 26 को आ जाता है तब भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट 27/12/2022 को आ रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है। कि आपने तुक्के पे फॉर्म भर दिया कि हम फॉर्म भर देते हैं, रिजल्ट तो आ जाएगा तब मान लिया जाएगा। सपोज आपने फॉर्म भर दिया अपना, आपका बीएड का रिजल्ट नहीं आया, 26 को आपने फॉर्म भर दिया और रिजल्ट आपका आ रहा है 1/1/2023 को। आपने कहा रिजल्ट तो आ ही जाएगा, पेपर अच्छे हुए थे, हम पास हो ही जाएंगे और बाद में हम दिखा देंगे कि हमने बीएड कर लिया है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप एलिजिबल नहीं है उस कंडीशन में। बात समझ गए? या 40 ईयर लिमिट है। क्लियर है ना? और 26/12/22 को आप 40 साल के पूरे हो जा रहे हैं। क्लियर है ना? 40 साल के पूरे हो जा रहे हैं तो भी आप उसके लिए क्या है? एलिजिबल हैं। समझ गया ना? लेकिन अगर आपकी जो एज है वो 25/12/2022 को आप 40 साल के हो जा रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। समझ गए ना? मतलब 26/12 को आप 40 साल एक दिन के हो जाएंगे ना, तो 40 साल एक दिन के हो जाएंगे तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर 25/12 को, ये बात समझ गए, सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे। आगे चलते थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज क्या है कि आपको पीजी यानी कि मास्टर्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? दूसरी चीज क्या है? 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी, वहां से आपने किया हो, नहीं तो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। एनसीईआरटी से किया हो, नहीं तो किसी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो, जिसमें 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन दी फॉलोइंग सब्जेक्ट, एग्रीगेट में होने चाहिए। मतलब इसका क्या है
कि जैसे अगर आप, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आता है छोटी छोटी चीजों में, जैसे आपका मास्ट एमएससी फर्स्ट ईयर है, आपके फर्स्ट ईयर में 49% है और सेकेंड ईयर में आपके हैं 60%, तो आपका एग्रीगेट तो ज्यादा बनेगा ना, 55 के आसपास बनेगा। तो सिंपल सी चीज क्या है, आप एलिजिबल हैं। एग्रीगेट में 50% चाहिए, इंडिविजुअली अलग अलग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या सेमेस्टर वाइज है, तो उसमें आपका हर सेमेस्टर में अलग अलग 50% रिक्वायर्ड नहीं है, एग्रीगेट में रिक्वायर्ड है, यानी कि जो ओवरऑल आपका रिजल्ट बन रहा है उसमें आपका 50% होना चाहिए, कम से कम, मिनिमम। क्लियर है ना? अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर आते हैं, पीजीटी बायो के लिए बड़ी वेरिएबिलिटी है हिस्ट्री में, सिंपल सा हिस्ट्री है, एमएससी एमए हिस्ट्री, और पीजीटी ज्योग्राफी में सिंपल एमए ज्योग्राफी चाहिए। बट यहां पर क्या चाहिए, सिंपली अगर आप बॉटनी से हैं, जूलॉजी से हैं, आपने लाइफ साइंस एमएससी कर लिया है, अब ये आता है बायो साइंसेस, कौन सा है, आता है बायो साइंसेस, इंजीनियरिंग में लिया जाता है इसको। ठीक है, अगर आपने एमएससी जेनेटिक्स से कर रखा है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं, बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ है तब भी एलिजिबल है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी एलिजिबल है, प्लांट फिजियोलॉजी से भी किया है तो भी एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड दैट हैव स्टडीड। लेकिन एमएससी आपने जिसमें किया है वो बात तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो ग्रेजुएशन है, आपका जो बीएससी है ना, उस बीएससी में तीनों साल में या जितने भी सेमेस्टर हैं उसमें हर एक सेमेस्टर में जूलॉजी और बॉटनी मेंशन होना चाहिए, तीनों सालों में। या फिर कोई सेमेस्टर सिस्टम कुछ और सिस्टम है तो हर साल में आपके पास जूलॉजी और बॉटनी वहां पर होना चाहिए। क्लियर? किस लेवल पे? ग्रेजुएशन लेवल पे, ये मैंडेटरी है यहां पर। चलिए आगे के पार्ट को समझते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। उसके साथ क्या जरूरी है, बीएड कंपलसरी है। क्लियर है ना? नहीं तो बीएड के इक्विवेलेंट कोई और डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से हो आपके पास, वो होनी चाहिए। फिर प्रोफिशिएंसी टीचिंग में, इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में होनी चाहिए। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि कंप्यूटर की नॉलेज आपसे डिजायर की जाती है, बट इट इज नॉट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब आते हैं उस बात पर जो सबसे ज्यादा काम की है, ध्यान से समझिए, सबसे ज्यादा ये जरूरी है। एक बार का मैं केस बता रहा हूं, एक लड़का है, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसने एनवीएस में उसका सिलेक्शन हुआ था, उसने बायो साइंसेज या ऐसे ही कुछ डाल दिया था, जबकि उसका बीएससी एक्चुअल में बायो साइंसेज में नहीं था या लाइफ साइंसेज में नहीं था। अब उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया, डेटा अपना एमएससी का डाल दिया, जब उसका हो गया इंटरव्यू के लिए तो उसने मुझे कांटेक्ट किया, यूट्यूब के थ्रू ही कहीं उसने मुझे कांटेक्ट किया था। उसने कहा सर अब क्या करूं इस कंडीशन में, तो मैंने उसको ये बोला अपनी यूनिवर्सिटी चले जाओ और यूनिवर्सिटी जाकर के ये लिखवा लाओ कि ये बायो साइंसेज है। क्लियर है ना? या फिर कोई और कोर्स था, शायद उसका ग्रेजुएशन का मैटर था किसी चीज का, तो मैंने उसको बोला कि आप लिखवा लाओ, इसको कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यूनिवर्सिटी ने उसको लिख के दे दिया था कि ये वाला जो कोर्स है ये वाला भी है, या ये वाला है एक्चुअल में। तो उसकी वजह से फिर उसका बाद में सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, जब आपका नॉर्मली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इंटरव्यू के टाइम पर, उस टाइम पर वहां पर सीनियर क्लर्क बैठे होते हैं, नहीं तो कोई सीनियर पीजीटी स्टाफ हो सकता है, मेनली सीनियर क्लर्क्स को ही बिठाएंगे। तो उसमें क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको कोई सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि हाँ ये क्वालिफिकेशन ये वाली है, तो फिर वो उनको कोई आपत्ति नहीं जब यूनिवर्सिटी ने दे रखा है। तो अगर किसी को बहुत बड़ा कोई कंफ्यूजन है, जैसे मैं एक मिनट देख के बताता हूँ, मेरे यूट्यूब पे एक किसी ने डाला था कि सर मेरी एलिजिबिलिटी ये है और ये मानी जाएगी कि नहीं, थोड़ा सा रुकिएगा, मैं इसको देख रहा हूँ एक मिनट अपने सेल फोन में। हाँ, ये अनुपम दास जी हैं कोई, उन्होंने डाला हुआ था कि सर आई हैव डन माई एमएससी इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। किसमें की है? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अब आप यहां देखिए एलिजिबिलिटी इन्होंने किसको दी? प्लांट फिजियोलॉजी को एलिजिबल बताया है। ध्यान से सुनिएगा इसको, इन्होंने इसमें गिवन एडवर्टीजमेंट में एलिजिबल किसको बता दिया है? प्लांट फिजियोलॉजी को। तो जब प्लांट फिजियोलॉजी को बता दिया है तो क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी एलिजिबल हो सकती है क्या? ठीक है ना? अब ये क्या कर सकते हैं, अगर ये अपनी ह्यूमन यूनिवर्सिटी चले जाएं, यूनिवर्सिटी जाकर के वो ये पूछ लें कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी लाइफ साइंसेज में आती है क्या, ठीक है ना, या क्या हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को बायो साइंसेज में मेंशन कर सकते हैं, और अगर वो इस चीज को यूनिवर्सिटी लिख के दे दे
कि ये बायो साइंसेज में मेंशन हो सकती है, तो ये हो गए एलिजिबल। बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी इन्होंने यहां पे तो लिखा नहीं है, ह्यूमन फिजियोलॉजी इन्होंने यहां पे लिखा नहीं है क्वालिटी में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो ये वैसे तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी अगर लिख के दे देती है भाई ह्यूमन है तो बायो ये, ठीक है ना, हो सकता है वो यूनिवर्सिटी लिख के दे दे इनको कि आप एलिजिबल, अगर इस बायो साइंसेज में या लाइफ साइंसेज में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। हाँ लाइफ साइंसेज का सिलेबस अलग होगा, बट वो कंसिडर अगर कर लें तो आप एलिजिबल वहां पर मान लिए जाओगे। ऐसा एक केस हो चुका है, हम इसलिए बता रहे हैं, मैं कोई फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं फेंक रहा हूँ अननेसेसरी। ठीक है ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी कुछ खास इसमें है नहीं, अपनी तैयारी अच्छे से करें। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें पूरा सिलेबस का डिस्कशन करूंगा। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें पीजीटी जो आपके बायोटेक्नोलॉजी है उनके बारे में बात करूंगा। चलिए, धन्यवाद।